अगर नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं डिबेट सनम के साथ। और आज का डिबेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का डिबेट जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासत के साथ जुड़ा है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आज के इस डिबेट उसी मुद्दे के आसपास ही घूमता हमें नजर आ रहा है। क्योंकि आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आला अचानक आज अपनी पार्टी के जो सदारत थे उससे इस्तीफा देने की बात करते हुए बताते हैं कि अगला 5 दिसंबर को जो इंतखाबात होंगे वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी नए को अपना सरपरस्त बना ले, सदर बना ले। साहब, जाहिर है फारूक अब्दुल्ला ने आज इस हवाले से अपनी सेहत को वजह बताते हुए बताया कि अब उनकी सेहत या उनकी उम्र उस हिस्से पे पहुंच चुकी है जहां वो सियासी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकते हैं। ठीक उस वक्त जब जम्मू कश्मीर में सियासी घमासान या सियासी मैदान में उतार चढ़ाव देखने की बातें आ रही हैं, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला का इस्तीफा क्या कोई मुसालियत है, क्या कोई मजबूरी है या कोई और मामला है या यूं कहें आने वाली सियासत की अंगड़ाई है, यह हमारा आज का डिबेट खास मुद्दा। और आज के डिबेट में हम इसी पे बात करेंगे, इसी मुद्दे पे बहस करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आज के इस फैसले से आने वाली सियासत किस तरह से रुख बदलती है जम्मू कश्मीर में। तो आज के डिबेट में मेरे साथ मेहमान मौजूद रहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे ज़ीशान राणा और हमारे साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से और जम्मू कश्मीर की सियासत में गुपकार अलायंस में बड़ा नाम मुजफ्फर अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ में हमारे साथ पीडीपी से फिरदौस टाक जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर मौजूद रहेंगे और इन्हीं से हम बात करेंगे। शाह साहब, खुश आमदीद आपका, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ फिरदौस टाक साहब, आपको अभी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। वैसे शाह साहब, आज मैं पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, डॉक्टर फारूक साहब का अब आज का रिजाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती से आज यूं कहें तो एक तरफ से साफ कर देना कि आने वाले वक्त में मैं अब सियासत में या नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत नहीं संभाल पाऊंगा, ये मसालियत है, मजबूरी है या कोई आने वाली सियासत का पेशखीमा है? देखिए सनम जी, मैंने भी आज ही सुना, मैं भी आज ही दिल्ली से आया हूँ और ये न्यूज मुझे भी मिली है। मगर मैं इतना आपको कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इंटरनल मैटर है, मगर हाँ, चूंकि फारूक साहब की बात है और वो हमारे बहुत ही कद्दावर लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, ना जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे मुल्क के, और इंटरनेशनली अक्लेम्ड पॉलिटिशियन डॉक्टर साहब हैं। केजीडी को वो हेड करते हैं जिसका अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक हिस्सा है। बट मैं इतना ही आपको कह सकूंगा कि तरह तरह की बातें हो रही हैं। अभी कोई है कि ये इलेक्शन कमीशन का एक हर 3 साल में आपको इलेक्ट पार्टी प्रेसिडेंट लिहाज से खुद वो कह रहे हैं कि मेरी सेहत इतना इजाजत नहीं दे रही है करूं, मगर जितना भी है उनका दिसंबर को अभी इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के शायद कुछ भी हमने सुना है कि नहीं दस्तूर में एज प्रेसिडेंट 5 दिसंबर कश्मीर का जन्मदिन होता है, उस पर शायद कोई इम्पोर्टेंट करेंगे जरूर। इससे शाह साहब, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, मैं जरूर इंटरप्ट करना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुझे कोई वास्ता नहीं, आम कश्मीरी का अगर वास्ता है किसी का है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है इस वक्त जो फारूक अब्दुल्ला का बयान, हम जम्मू कश्मीर की जो मजबूरी सियासत है, गुपकार अलायंस जिसके कहा जाता है, उस तनाजुर में अगर देखें तो फारूक अब्दुल्ला कल ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब मैं बुजुर्ग हो गया, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती छोड़ दी तो गुपकार अलायंस की सरपरस्ती भी छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो गुपकार अलायंस को भी हेड करें। तो उसके बाद फ्यूचर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स का और गुपकार अलायंस का क्या होगा, उस पर चोट लगेगी या नहीं लगेगी? आप गुपकार अलायंस में? जी हाँ, मैं इस पर आपसे बात करूं कि जहां तक गुपकार अलायंस की फॉर 370 और 35A को वापस मैं
शाह साहब जी बोले। Nobody is worried about 370 या 35 से का एट दिस मोमेंट कि वो किस तरह से आता है, क्योंकि आप जिस तरह से बात करें वो अलग सी बात है। राइट नाउ पॉइंट इज, क्या फारूक अब्दुल्ला पे कोई प्रेशर है, उसने इस हालात में ये रिजाइन किया, क्या कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? क्योंकि अगर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त रिजाइन करते हैं, गुप्कार एलान जिसे एक बड़ा थ्रेट माना जाता था, कश्मीरी समझते थे, वो तो खत्म हो जाएगा। आपने मुझे पूरा बोलने नहीं दिया ना, बट एनीवे आपने मुझे टोका, मैं उसी बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आपके जरिए पूरा इस वक्त कश्मीर की स्टेट पे ये पूरे हिंदुस्तान में आपकी चैनल देखी जाती है। ये कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि गुप्कार अलायंस इज वर्किंग फॉर रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल 370 और उसकी एक अहम कड़ी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कल प्रेसिडेंट रहे या ना रहे, ही विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गुप्कार अलायंस। और ये बात आप जान जाएं, उनको भी ये मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और आज क्योंकि हम एक हिस्ट्री के ऐसे दोहराए पे खड़े हैं, वहां पर इवन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी बहुत सूझबूझ करके अपना लायामल नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि आज ये मामला सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं है। इलेक्शन तो आते जाते हैं, आज मामला कश्मीर की बका का है, आपकी वहदत का है, जम्मू कश्मीर स्टेट की बका का मामला है, जम्मू कश्मीर की वहदत का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी सिचुएशन है विद द यूनियन ऑफ इंडिया उसका मामला है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सारे मिले हुए हैं, और उसकी एक अहम कड़ी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो गुप्कार अलायंस के लिए इससे कोई, ये जो सीसीएफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इंटरनल मैटर है, पर जहां तक गुप्कार अलायंस का मैटर है, गुप्कार अलायंस में डॉक्टर फारूक मैटर, एंड आई एम श्योर ही विल एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी जिस तरह से वो करते हैं गुप्कार अलायंस के पीडीपी से फिरदौस टाक भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीशान राणा भी हैं। फिरदौस टाक, ये जो सारी सिचुएशन कश्मीर में बनती है और पीडीपी जो है वो गुप्कार अलायंस की बड़ी एडवोकेसी करती है, क्या समझते हैं कि गुप्कार अलायंस इन हालात में, क्योंकि काफी वक्त से लोगों में चिमे गोइयां हैं कि फारूक अब्दुल्ला की वो प्रेशर है कि वो गुप्कार अलायंस को तोड़े, उमर अब्दुल्ला के कुछ बयानात को भी गुप्कार अलायंस के साथ जोड़ के देखा जा रहा था, शमीमा फिरदौस का बयान भी याद होगा, और फिर परसों जो 47 लोगों का जो लिस्ट जारी किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट्स का, उसके बाद भी क्या पीडीपी के साथ जो गठजोड़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गुप्कार अलायंस में, वो कंटिन्यू रह पाएगा? देखिए सनम, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक तो जो पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर और या पूरे मुल्क के जो हालात बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिस दौर से जम्मू कश्मीर का नौजवान गुजर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और जो सियासी तजुर्बा जो है वो जम्मू कश्मीर में जारी है, उस दौर में मैं शाह साहब की बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का जो कद है, उनका जो सियासी तजुर्बा है वो सबसे ज़्यादा है। और इस वक्त मुझे ये कहने में कोई हर्जा नहीं है कि फारूक साहब का जो रोल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से भी बड़ा रोल है। जब वो पीएजीडी की क़यादत कर रहे हैं तो हमारे लिए वो न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह के तौर पे वहाँ पे हैं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के सियासी जितने भी लोग सियासत से जुड़े हैं या जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी नज़रें फारूक अब्दुल्ला साहब पर इसलिए भी है क्योंकि उन्हें एक बहुत तवील तजुर्बा हासिल है सियासत का, और उस जैसे तजुर्बे को इस वक्त लीड करना पीएजीडी को, या वो अपनी जमात को लीड करना चाहें या ना करना चाहें, वो उनका ज़ाती फैसला है। लेकिन हम यकीनन अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बिहाफ पे मैं कहूँ तो हम यकीनन उनका रोल जो है हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से भी ऊपर मानते हैं। इसीलिए आपको ये जब पीएजीडी बना तो यूनानिमसली सभी पार्टीज ने जब पीएजीडी की क़यादत का फैसला लिया
तो उसमें किसी को भी ये शक और शुबा नहीं था कि फारूक 47 लोगों का जगह फ्रिज कोई जब जारी हुआ तो पहली चोट लगी थी पीएजीडी पर। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 47 लोगों की फ्रिज जारी की, लोगों ने उसको चोट बताया। कुछ जर्नलिस्ट को भी लगा चोट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इस गुपकार अलायंस से सटफन नहीं अलग होना चाहते और लोगों का मानना है 65% सर्वेज यही बताते हैं कि अगर गुपकार अलायंस जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में एक साथ होकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनका एड्रेस खत्म हो जाएगा सभी पार्टी का। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से का स्पोक्स पर्सन या एक हिस्सा होने की तरह से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारी जमात बहुत कमिटेड है और हमने अगर आप पिछले इलेक्शंस देखें तो हमने तब भी ये बात कही थी, हालांकि जब पीएजीडी ने फैसला किया कि पंचायत इलेक्शंस और म्यूनिसिपल इलेक्शंस जो है हम इकट्ठे लड़ेंगे तो बहुत ही कम दिन था। इनफैक्ट जब अनाउंसमेंट किया गया तो उसके 2 दिन बाद जो है फर्स्ट फेज का लास्ट डेट था, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूरी तरह हर किरदार निभाया कि हम इस अलायंस को मजबूत कर पाएं। और यकीन मानिए हम ये बात सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि ये इस बात पे हमें यकीन है कि इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के अवाम की कोई रहबरी कर सकता है तो वो हम मिल के कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर को इन हालात से बाहर निकालने के लिए यूनिटी और इंटीग्रिटी बहुत जरूरत है। फिरदौस साहब, ये बहुत सेंसिटिव इशू है इस वक्त। जम्मू कश्मीर के जितने भी लोगों से मैंने आज सुबह से बात की सब इस चीज को लेकर बहुत सीरियस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत इस वक्त लोगों के लिए परेशानी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जाएगा तो उमर अब्दुल्ला आएगा, उमर अब्दुल्ला नहीं लेगा तो दूसरा कोई लीडर ले लेगा। दैट इज नॉट द इशू विद द कश्मीरी पीपुल। लेकिन इशू इस वक्त ये है कि आने वाले दिनों में जो सियासत का पड़ाव है कश्मीर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ ज़ीशान राणा साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब ज्वाइन करने के लिए। मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा था, अक्सर लोगों ने मुझे आज बताया, मैं माफी चाहूंगा, उनका यही कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपा है। मैं आपको लोगों की बात कर रहा हूं। फिर 2000 को छोड़िए, 90s को छोड़िए, 96 में जब स्काइज लिमिट शॉर्ट ऑफ आजादी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन उस वक्त फारूक अब्दुल्ला चुनाव में आते हैं, एक छुरा लोग कहते हैं वो घूमा जा रहा है और उसके बाद जो कुछ भी उस पर नहीं। आज की डेट में भी लोग कहते हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक और छुरा घोंपने की तैयारी कर रही है जम्मू कश्मीर के आने वाली सियासत में। इसका जवाब क्या होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के? मुझे बहुत से लोगों ने ये बताया है। देखिए सनम जी, सबसे पहले तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम ने और उसके वर्कर्स ने, कैडर ने हमेशा से जम्मू कश्मीर की बात की है और जम्मू कश्मीर की सलामती की बात। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया जी। राणा साहब जी प्लीज कंटिन्यू करिएगा। राणा साहब प्लीज आप कंटिन्यू करिएगा। राणा साहब का थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया। राणा साहब आप थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट करिएगा। मैं शाह साहब आपसे ही जानना चाहूंगा, देखिए आपको लोग शाह साहब के तौर पे जानते हैं। मरहूम शाह साहब का जितना सच्चे लोग वो थे उतना शायद कश्मीर के किसी पॉलिटिशियन को नहीं माना और समझा जाता है। आप उनके फर्जंद हैं, आपके बारे में भी लोगों की यही राय है कि आप खरी बात कहते हैं और मुंह पे कहते हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला का आज का फैसला आने वाले वक्त में, खासतौर पे जब यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, उसका कोई हिस्सा तो नहीं है उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का? बिल्कुल नहीं। मैं इतना कह सकता हूं बहैसियत अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रुकन के और साथ ही पीएचडी के एक इम्पोर्टेंट इकाई के तौर पर मैं आपसे 2 चीज कहूंगा। पीएचडी टूटने वाली नहीं है, वो यहां से इंश्योर करेगी 2 चीज, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, और जब भी यहां इलेक्शन लड़े जाएंगे बीजेपी विल नॉट कम एनीवेयर नियर पावर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये मैं बात आपको कहूंगा और ये दोबारा रिपीट करिए और ये दोबारा रिपीट करेंगे। जब इलेक्शंस के लिए जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्शन के लिए जब आप जाएंगे उस वक्त देखा जाएगा, पीएचडी विल फिक्स, और जो सही फैसला होगा जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, क्योंकि हमने जो 2019 5 अगस्त का फैसला नहीं माना है और आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए गौर है,
और क्योंकि मैं उस केस को बहुत ही करीबी तौर से देख रहा हूं, और मैं आपसे इतना कह सकूंगा कि अनकरीबी हमें पूरी उम्मीद है कि दैट द प्रोसेस फॉर जो उसका मेंशनिंग होगा केस का वो हो जाएगा, एंड वो केस खुल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो अभी आए हैं, किसी भी टाइम उस पर इंशाल्लाह डेट्स दी जाएंगी। इतना मैं कहूंगा आपको, वी आर फुली गियर्ड अप। जीशान राणा से मेरा सवाल जो है उसका जवाब नहीं सुन पाया था। राणा साहब, आप तक दोबारा सवाल है 96 और उसके बाद आज का ये फैसला बहुत से लोगों ने बताया है और उनके अल्फाज उस तरह मैंने आपको कोट कर दिए, साथ में बताया है कि जो क्रिकेट स्कैंडल है, जो बाकी स्कैंडल है, उन्हीं के प्रेशर में आके फारूक अब्दुल्ला अब ये सब कुछ कर रहे हैं। कितना मैं आप लोगों को जवाब देंगे उनके सवालात का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की कुर्बानियां हैं जम्मू कश्मीर के लिए, और खास तौर से जब आपने 96 इलेक्शन की बात की तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जब 1996 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर की कमान संभाली तो उसके बाद हमारे अनगिनत जो है MLAs और मिनिस्टर्स जो है वो शहीद हुए। हमने हमेशा से जम्मू कश्मीर की सलामती की बात की है, और आज तब ये फैसला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ले रहे हैं वो उनका एक पर्सनल फैसला है। वो खुद मुख्तार हैं। किसी लीडर का फैसला पर्सनल नहीं होता सर जी। हालांकि लीडर लीड्स देखिए आप देखिए, हमारी तरफ से कोशिश ये की गई, हम चाहते थे कि डॉक्टर साहब हमें जिस तरीके से लीड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसी तरीके से लीड करते रहे, मगर अब जैसे उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती है तो उन्होंने ये फैसला किया है कि अब नई जनरेशन जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे लेके बढ़ेगी, और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो विजन है, जो उनका पैगाम है, वो घर घर तक पहुंचाना है। और जिस तरीके से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से अवाम की नुमाइंदगी करती आई है इससे पहले, और मुझे उम्मीद है कि हमारे आने वाले जो भी सदर बनेंगे, जिस तरीके से जब हमारा जो प्रोसेस जो है इलेक्शन का वो शुरू हो चुका है। जीशान राणा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीमा फिरदौस श्रीनगर में गुप्कार अलर्ट्स नहीं, पीडीपी गुप्कार अलर्ट्स का हिस्सा है, उसके खिलाफ अल्फाज, जो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अल्फाज का इस्तेमाल करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ नहीं बताती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 47 की 47 सीटों पे विदाउट कंसल्टेशन या विदाउट गुप्कार अलायंस की कंसल्टेशन के अपने कैंडिडेट्स का सो कॉल्ड अभी तक कैंडिडेट्स उनका ऐलान करती है। मैं कंटिन्यू करता हूं। परसों नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मजलिस आमला का इजलास होता है उसमें यह सवाल दोबारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप होती है कि हम अपनी ताकत पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी और पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये बातें सारी मार्केट में आती हैं, और मार्केट में जब आती हैं तो गुप्कार अलायंस पे सवाल उठते हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस गुप्कार अलायंस तोड़ने के चक्कर में है? देखिए सनम जी, पहली बात तो मैं कहूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी गुपकार अलायंस का हिस्सा है। हालांकि मैं ऑथराइज नहीं हूं PAGD पे बात करने के लिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जिन 47 कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज की आप बात की, देखिए हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हम चाहते हैं, देखिए इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है, इलेक्शन का अभी कुछ बिल्कुल वजह नहीं है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है, जम्मू कश्मीर की एक पुरानी जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है। उनको कैसे आगे लेके चलना है, उनके लिए क्या मैसेज हमारा जो है ग्राउंड पे होगा, उनके लिए हमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंचार्जेस जो है वो चाहिए। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फरिस्त जारी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज की, उसमें ये 47 लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हालांकि इलेक्शन क्या होता है, कब पार्टी हाईकमांड क्या फैसला लेती है, जब हमारी वर्किंग कमेटी बैठेगी कि क्या हमें PAGD के साथ इलेक्शन लड़ना है कि वो या नहीं लड़ना है, वो पार्टी का फैसला होगा, वर्किंग कमेटी का फैसला होगा। उस पर आज हम कोई बात नहीं कर सकते हैं और ना ही हमें करनी चाहिए। जहां तक बात है 47 मेंबर्स की, तो वो तो हर एक पार्टी का अपना डिसीजन है। इलेक्शन को छोड़ते जरा फारूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से आज ये है सेहत की बुनियाद पर रिजाइन कर चुके हैं। क्या कल वो गुप्कार अलायंस की क़यादत संभालेंगे, कंटिन्यू करेंगे? कोई गारंटी है? अगर उनने तब परसों भी कर दिया तो गुप्कार अलायंस का जो एक वेट था वो नेचुरली खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फारूक अब्दुल्ला जैसा कदावर लीडर अगर अलग हो जाता है, जैसे मैंने गुजारिश की कि आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस PAGD का हिस्सा है और फारूक अब्दुल्ला साहब जो है PAGD को लीड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से फारूक साहब आज से पहले PAGD को लीड कर रहे थे, आज के बाद भी करेंगे।
देखिए आज भी करेंगे। मैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शाह साहब आपसे जानना चाहूंगा मैं शाह साहब आपसे जानना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा इसमें। मैं आप ही को बता रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से सुन लें आप ये जी, क्योंकि आप इसमें बार बार पीएचडी का जिक्र ला रहे हैं आज के डॉक्टर साहब के इस फैसले से, जो अभी कुछ मालूम नहीं है क्या है। मैं इतना आपको कहूंगा कि जहां तक पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार का ताल्लुक है, वो एक बहुत ही एक वसी प्लेटफॉर्म है और इस वक्त रिकॉग्नाइज एक फेस है जम्मू कश्मीर के लिए, ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से बाहर भी, पूरे मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी, पूरा कश्मीर डायस्पोरा, वो यहाँ पर बात करें आप, यहाँ हमारे पार जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वहां की बात करें, ये भी एक रिकॉग्नाइज एक फेस है कि हाँ ये लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की वहदत के लिए बात कर रहे हैं और उसकी बका के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली बीजेपी ने अनफॉर्चुनेटली एक कारी जर्ब लगाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर 2019 5 अगस्त को। मैं एक बात फिर आप अपने आपकी तरफ से पूरे अवाम को यह कहना चाहूंगा, कोई भी पार्टी पीएचडी को तोड़ नहीं सकती। बहुत कोशिश की जा रही है कि मैं वही कहता हूँ, क्या ये कोशिश है पीएचडी को तोड़ने की? लोगों में यही है, लोगों में बात यही है, ये पीएचडी को तोड़ने की कोशिश है। Let me finish. Nobody will dare to break PAG. Whether it is शाह साहब, whether it is, सुनिए मैं कंप्लीट करने दीजिए, whether it is PDP or it is National Congress. शाह साहब 5 अगस्त के फैसले से पहले कश्मीरी बताते थे कोई 370 नहीं हटा सकता है, वो हटाया गया। आप कहते पीएचडी तोड़ना कौन सी बात है? सनम साहब 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में जोर जबरदस्ती से हटाया गया। तो अगर यहाँ पे भी जोर जबरदस्ती हो रही होगी, वो तो एक किस्म की गुंडागर्दी हुई। तो इसमें भी अगर जोर जबरदस्ती हो रही होगी, फारूक साहब पे प्रेशर हुआ होगा, किसी और पे प्रेशर हुआ होगा? नहीं वो देखा जाएगा। अनफॉर्चुनेट अगर वैसा होगा, नहीं, आई डोंट थिंक सो। नो, फारूक अब्दुल्ला उस मिट्टी का नहीं बना हुआ है इन प्रेशर में आके वो खराबाद करेगा कश्मीर की सियासत को, अपनी जिम्मेवारी को। और मैं फिर आपको दोबारा कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर की कोई सियासी जमात जो पीएनजीडी के साथ मुंसलिक है, वो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा पीएनजीडी को तोड़ने, वो कोई भी। सर फिरदौस टाक से एक सवाल, मेरा वक्त की कमी है, फिरदौस टाक आपसे एक सवाल मेरा यही रहेगा, जरा अक्सर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्के उनकी लीडरशिप बताती है हम अलग चुनाव लड़ेंगे, आप क्यों तरले पड़े हुए हैं कि हाँ नहीं जी इकट्ठे चलेंगे सब जी इलेक्शन वगैरह, आपकी पार्टी क्यों नीचे जाती जा रही है? लोग कुछ कहते हैं ये तो तरले पड़ रहे हैं, तरले पड़ने का मतलब आप समझ के निमित्त समाज कर रहे हैं। देखिए सनम, शायद जब अक्सर ये बात हमसे पूछी जाती है कि जब बहुत सारे हलकों में ये बात कही जाती है कि हम इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे या इलेक्शन में देखेंगे या कुछ होगा, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अक्सर खामोश क्यों नजर आती है? तो मैं सनम आपको फिर एक बार ये बात कहूंगा, देखिए हमारे लिए स्टेट पर कुछ नहीं है, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इलेक्शन कभी मुद्दा था ही नहीं। और जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अगर आपको याद हो, हम साहब इलेक्शन कश्मीर के अवाम के लिए मुद्दा है। आने वाली असेंबली में जिसकी लीडरशिप तैयार, जिसकी ज्यादा सीटें होगी, जिसकी पार्टी ज्यादा होगी, वही आने वाला फैसला करेगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ फैसले आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। इलेक्शन प्राइमरी मुद्दा नहीं है, इलेक्शन एक वे ऑफ एम्पावरमेंट हो सकता है। जो आपकी जंग है उस जंग को लड़ने का एक तरीका जो है इलेक्शन हो सकता है कि जब आप गवर्नमेंट में आएंगे आप बेहतर तरीके से इस कॉज के लिए जो है वो लड़ सकते हैं। लेकिन वाहिद हम बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि पीएजीडी का मकसद वाहिद इलेक्शन नहीं है। हम इलेक्शन में जाकर अलायंस करेंगे और सीटें आपस में बांट के जो है उस वक्त ये कहेंगे कि गुलाम मोहम्मद जो वो एक सीट से लड़ेगा और मोहम्मद शाहबान दूसरी सीट से लड़ेगा, तो उससे मसले का हल नहीं होना है। हमें हर जगह हर जंग में जो है हमारी सफों में इत्तेहाद होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और जो हमारे कदावर लीडर हैं उनकी रहबरी और उनकी दानिश्वरी के इस वक्त जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है,
उनकी जरूरत है। मैं दिल से अपनी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल जम्मू कश्मीर का एक नागरिक होने की शक्ल मतलब के हैसियत से भी ये बात मानूंगा और ये बात कहूंगा कि इस वक्त हम पहले ही एक नुकसान हमें हुआ है। आप देखें गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर की सियासत में वापस आए और जब वापस आते ही उन्होंने वही राग अलापना शुरू किया जो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी खुद भी अलाप रही थी और दूसरे भी आजाद साहब क्या करे, दूसरे क्या करे। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर की सारी मुजफ्फर साहब एक मिनट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने की हम दोस्त आप वो लोग क्या करते हैं, मुझे उस पर आज का डिबेट उस पर नहीं है। मैं जीशान राणा साहब के पास जानना चाहूंगा फाइनल कमेंट के लिए। राणा साहब, सब लोग कश्मीर में इधर जम्मू में इत्तेहाद की बात करते हैं, क्या ये इत्तेहाद जो है अभी तक जो बयानात कई बार हमने एक दूसरे के खिलाफ देखे, आगे भी बयानात कंटिन्यू आएंगे या इत्तेहाद के लिए कोई प्रोसेस शुरू की जाएगी? देखिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया, उस फैसले के खिलाफ जो है सारी तंजीमें, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी सीपीआईएम हो और बाकी कुछ तंजीमें जो है वो पीएजीडी का हिस्सा बनी और ये एक फैसला लिया गया कि स्पेशल स्टेटस के लिए और स्टेटहुड के लिए ये तंजीम जो है पीएजीडी मिलके जो है जहां तक भी जाना होगा, जिस तरीके से भी लड़ना होगा पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली, हम जो है उस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपना जो फैसला 5 अगस्त 2019 जो 4 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था उस फैसले पे खड़ी है और इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इस वक्त सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो स्पेशल स्टेटस है और स्टेटहुड है, उसको पाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी हद तक जाएगी। मेरे साथ शाह साहब है। शाह साहब, फाइनल कमेंट में एक जानना चाहूंगा, इस वक्त आम कश्मीरी जो है बहुत तजब्जुब का शिकार है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद भी तजब्जुब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कुछ मामला थे। फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, कहां बिखरा पड़ा वजूद तो नहीं है? जी नहीं, मैं इतना कहूंगा कि आज इतना जरूरी है, एक इतिहास इतना जरूरी है जितना शायद पहले कभी नहीं था। यूनिटी में हमारी स्ट्रेंथ है और आज का जो इलेक्शन होगा, आज आप वो करने जा रहे हैं जिससे जो फैसला 2019 5 अगस्त को बीजेपी की सरकार ने लिया, आप उस फैसले को रद्द करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर शाह, पीडीपी से फिरदौस टाक और जीशान राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे डिबेट में आने के लिए। मुद्दा 370 का नहीं, मुद्दा फारूक अब्दुल्ला का आज का इस्तीफा था और फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफा के बाद जम्मू कश्मीर के आने वाले दिनों में सियासत के क्या नतीजे निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं बेपरखी उड़ाई है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी मते की बात है, कुछ कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। तो क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में आने वाली सियासत के हवाले से, ये इस पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज के डिबेट में बस इतना ही। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।